हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 दो बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की कहानी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवि परिचय को और पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ा था और हमने कहानी के जो रूप है उसको अच्छे से जान लिया था। आज हम कहानी को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि दो बेलों की कथाओं में किस तरह से इन जानवरों को जो है संबोधित किया जाता है या इनके विषय के बारे में कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। क्या समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, इसलिए उसको गधा यानी कि हमारे मुहावरा भी होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम क्या करते हैं, उसे गधा ही कहते हैं। कि जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गधा ही कहते हैं, यानी मूर्ख जैसे हम कहते हैं। या हम इसमें लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बिना समझने वाला या इस तरीके से काम करता है तो या बेवकूफ़ जैसे किस्म का होता है तो उसे क्या कहा जाता है, गधा ही कहा जाता है। तो यानी मतलब कि वो किसी काम का नहीं होता है। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे रखी है। निरापद का मतलब यानी सुरक्षित सहिष्णुता ने, यानी आप भी देखते हैं कि जानवर जो है कि गधा जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है या उसका सीधेपन से, कि हम देखते हैं बिल्कुल सीधा जानवर है जो कि साधारण समस्त जानवरों से क्या होता है, बिल्कुल सा अलग है। कहना है तो घोड़े जैसा दिखने वाला भी नहीं, क्या बिल्कुल जिसके ना तो कुछ सींग होते हैं और ऊंचाई में भी देखें तो काफ़ी उसका नाटापन होता है, काफ़ी उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती नहीं है। तो क्या इसी कारण से, ऐसी सहिष्णुता से कारण के लोगों पर या उसके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के कारण ही क्या होता है, उसे उस कारण से ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जाता। आखिर इस जानवर पर जो है गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। यानी ये जो बाकी जो जानवर होते हैं इनमें हमने देखा है कि इनको कभी क्रोध भी आ जाता है, या जब ये ब्याहे हुए रहते हैं, ये जैसे गाय का जिक्र आया था, तो ये तो क्या होती है इनके पास, यानी जब इनके बछड़ा होता है तब इसके पास तो कोई जा भी नहीं सकता है। अनायास यानी दूसरा व्यक्ति तो कोई इससे जा भी नहीं सकता है, क्योंकि उस समय किसका सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, यानी वह किसी को भी हानि पहुंचा देती है। जबकि हम तो गाय को तो मानते हैं, गाय तो बिल्कुल सीधी सादी और बिल्कुल कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन जब वो भी ब्याही हो रही थी, जब उसके बछड़ा हुआ रहता है, तब वह क्या रहती है, तब वह अपने भयानक रूप में आ जाती है। कुत्ते को भी ले लें तो कुत्ता भी एक बड़ा बड़ा गरीब जानवर है, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे गली में हमारे बहुत आयत में मिलता है, तो इसीलिए इसको गरीब भी माना गया है। कुछ होते हैं हमने देखा बहुत स्टैंडर्ड टाइप में भी होता है कि कहीं जो महंगे किस्म, जो अलग अलग किस्म के होते हैं या बहुत महंगे भी होते हैं, लेकिन देखा गया है कि उसे भी कभी भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे के बारे में न तो उसे कभी क्रोध आता है, न वह किसी को हानि पहुंचाता है, न तो कभी देखा न सुना जाता है। जितना चाहे गरीब को मारो, जैसे चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई न देगी। तो यानी इतना मतलब ऐसा जानवर की हमने देखा था कि काम भी शायद वो सबसे ज़्यादा ही करता है। ये जो हमने देखा था कि उसके पीठ पर जो सामान लाद कर ले जाया करते थे, या उसकी गधा जो गाड़ी होती थी उसमें वो घसीट कर ले जाता है, और खाने को भी शायद उस हिसाब से उसको बहुत कम दिया जाता है। तो इतना आदमी यानी कि वह क्या करता है, कभी भी उसके चेहरे पर कभी असंतोष के भाव दिखाई नहीं देते हैं। हमारे जो घर में पालतू जो दूसरे जीव होते हैं, आप देखते हो कि आप जो उसको अच्छा सा खिलाने मिला, कभी उसके सामने आपने कभी कोई सड़ी गली या दूसरी ऐसी खराब वस्तु डाल दी होगी तो आपने ये देखा होगा कि उसने कभी उसको चखा नहीं होगा। अमूमन हमारी गायें जो होती है या कुत्ते के बारे में होता है कि आप उसे ठंडी बासी रोटी भी डालते तो उसे कम ही खाता है, क्योंकि उसे इस तरह चीज़ की अच्छी चीज़ें खाने की क्या पड़ गई है, आदत सी पड़। इतना होने पर भी हम ये देखते हैं कभी भी जो गधा है वो कभी भी असंतोष या कभी भी इसके लिए पश्चाताप या कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है। तो ये उसकी जो हम देखें कि उसका बहुत ही भोलापन, या बोले कि एक तरीके से जो है कि लोगों को हानि ना पहुंचाना, उसके लिए शायद नुकसानदायक है। उसे गधे जैसा, यानी उसका जो नाम विशेष भी रखा गया था वो ऐसे बेवकूफ़ के या ऐसे काम के लिए उसे कहा जाता रहा होगा। आगे देखें, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल यानी खेल कूद कर लेता हो, उछल कूद कर लेता हो, खेल क्रीड़ा कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। यानी कि जब समय चेंज होता है, कि जब ऐसे समय भी आता है कि जब एक बार कूदे कर ले, यानी खेल कूद भी ले, उछल कूद भी कर ले, लेकिन फिर भी वह कभी खुश नहीं होता। उसके चेहरे पर सदा असंतोष का जो भाव होता है, यानी कभी उसके भाव जो होते हैं इससे दिखाई नहीं देते। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाई रहती है। विषाद यानी
जो होता है एक दुख का जो भाव उसके हमेशा उसके रूप उसके चेहरे पर छाया हुआ रहता है। कभी सुख का कभी उसे आभास होता नहीं है, कभी उसे कोई इस तरीके से प्रेम करता नहीं है। अपने गाय या घोड़े जो होते हैं उसको पालते हैं तो लोग उसके पास जाते हैं, उसको पुचकारते हैं, तो उसे तो बड़े अच्छे तरीके से रखा जाता है। लेकिन इसको तो इसका काम जब तक रहता है इसको बढ़िया काम तक सही रखते हैं, बाद में उसको ले जाकर कहीं बांध देते हैं, इसको खाने के लिए जो भी घर में जैसा भी पड़ा है उससे जाकर खिला देते हैं। तो इस कारण से इसे ज़्यादातर क्या है लोग ईसाई रूप से मानते नहीं हैं। और इसके साथ है कि सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है, चाहे उसके सुख हो या दुख हो या उसे लाभ होती हो हानि होती हो, उसका भाव जो है कभी भी बदलता है उसे देखा नहीं गया है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। प्रकाष्ठा यानी बहुत ऊपर तक। हम किसी की सीमा की बात करते हैं, किसी की ऊंचाई की बात करते हैं, तो सबसे जो ऊंचाई होती है उसे प्रकाष्ठा बोला जाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों के जितने गुणों से मतलब है कि उसे सामाजिक लोग के या ऐसा ज्ञान से नहीं, कि जो गुण होते थे यानी सद्भाव दया, ये जो भाव होते थे वो उसमें क्या है बहुत बड़े यानी बहुत ऊपर तक पहुंच गए। पर आदमी उसे कहता भी क्या है, उसे बेवकूफ़ी कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर आपने कभी नहीं देखा होगा, यानी लोगों में इतने सद्गुण होते हैं तो उसको तो हमारे अगर मनुष्य में इतने कोई सद्गुण वाला हो कि लोगों पर दया करे, संतोषी व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, तो लोग उसकी क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ जानवरों में देखा कि जब एक जानवर के पास इतने गुण हैं लेकिन फिर भी क्या करें लोग उसका अनादर करते हैं। तो यानी कि सद्गुणों का इतना अनादर आपने कहीं देखा नहीं होगा। कजाते सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। समय भी या हमारा जो संसार है तो ये भी देखा गया संसार में सीधे जो व्यक्ति होते हैं, सरल जो व्यक्ति होते हैं, लोग उनको ज़्यादातर हानि पहुंचाते हैं। हमारे कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में अपनी साखियों में भी ये बताया है कि लोग जो होते हैं सीधे आदमियों से, भोले आदमियों से कभी उनको डर नहीं लगता, इसलिए उनको पूछते भी नहीं है। यानी उनके रहने न रहने से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन समाज में जैसे देखा कि कोई ऐसा दबंग या थोड़ा तगड़ा आदमी होता है या वो जो दिखने में काफ़ी ऐसा होता है कि जो हानि पहुंचा सकता है, तो लोग उसको काफ़ी पूछते हैं उसको, है ना, उसके आगे पीछे घूमते हैं कि वो कहीं हमारा हमको नुकसान ना पहुंचा देते। और उन्होंने दूसरा माध्यम भी लिया था, उन्होंने बताया था कि हम भी जो होते हैं किसकी पूजा अर्चना करते हैं, यानी कौन से ग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं जो हमें क्या करते हैं पीड़ा पहुंचाते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक है, उसके लिए कभी भी कोई तप ध्यान या दान दक्षिणा कुछ भी नहीं करता है। तो आगे देखें तो प्रेमचंद जी ने भी यह बताया है कि जो सीधापन होता है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब पीते नहीं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है हमारे। क्योंकि ये हमारी उस समय की दुर्दशा को भी बता रहा है। क्योंकि हम जो कहानी का जो मूल भाव पढ़ेंगे वो हमारी है आज़ादी से, क्योंकि आज़ादी के लिए संघर्ष करने से है। तो यही है कि भारतवासियों की जो अफ्रीका में दुर्दशा होती थी, जो अंग्रेज़ों का वर्चस्व एक समय पूरे विश्व पर हुआ था, तो आपने देखा था कि उनका जो अपमान होता था हर जगह, और वो चाहे कितने ही सीधे सरल रहे हो, कितने ही लोगों के सेवा भावना करने वाले हो, लेकिन फिर भी उनका क्या किया जाता, अनादर किया जाता था। अमेरिका में, जो अमेरिका जैसे देश में उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, जो कि न तो ऐसी कुसंगतियों से दूर थे, यानी शराब जैसी चीज़ों को पीते नहीं थे, कुछ पैसे होते थे तो उनको भी अपने पास बचा कर रखते थे, कार्य करने में तो जी तोड़ कर काम करते थे, यानी काम भी अच्छा सा करके देते थे, किसी से बिना वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अगर कोई 4 बातें खड़ी खोटी भी सुना देते थे उसे गम खाकर सुन भी लेते थे, फिर भी उनको क्या किया जाता है, बदनाम कहा जाता है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, यानी कि उसी यानी उनका मानना था, अंग्रेजों का मानना था कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, आदर्शों को नीचा करते हैं। अब उनके हिसाब से आदर्श कौन से होते हैं कि जिसमें वह दूसरे से लड़ाई झड़प या दूसरे की जो होती है चोरी चपट करना या इस तरीके से जीवनचर्या को चलना। लेकिन भारतीयों में ऐसे गुण नहीं थे। भारत में जो आदर्श थे वो काफ़ी महान उच्च थे। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं, यानी उन्हीं के जैसे अगर बर्ताव करने लग जाते हैं तो सभ्य माने जाते हैं। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बता दिया था। जापान जैसी की चीज़ में हमने देखी थी कि जापान जब था, हमने ब्रिटिश युद्ध के बारे में भी देखा था, या उससे पहले भी जब उसने विश्व में लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी जो हमारे विश्व युद्ध हुए थे, जब वो एक दूसरे देशों से लड़ा था, तो यानी कि जब अनीति का रास्ता अपनाकर जब ऐसे लोग कार्य करते हैं तो वो लोगों की सभी जातियों में उसका नाम आने लग जाता है ना।
तो यानी यहाँ पे एक व्यंग्यमय रूप में बताया गया है कि ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, सब में मानते हैं और ऐसी जातियों में उसको बहुत बड़ा मशाल माना जाता है, जबकि हमारा जो भारत देश है वह कभी भी दूसरे देशों पर, दूसरी राज्यों पर बिना बिना किसी कारण के कभी न तो युद्ध करता है, ना ऐसी रणनीति को बनाता है। वह सुखी से जीना चाहता है, औरों को भी जीने के लिए सीख देता है, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा भलाई के लिए ही अपने जीवन को क्या करा, अर्पण करने के लिए ही प्रयास किया है। उनका मानना ये था कि एक आदर्श को स्थापित करने में था। हमारे जितने बड़े विचारक जो हुए हैं ऋषि मुनियों का है, तो लेकिन विदेश में या हम जो बात करें कि विश्व स्तर पर जो चीज़ें होती है, अंग्रेज़ों की जो हम बातें करें, तो उनका मानना हमारे मानने से बिल्कुल उल्टा होता है। हम यहाँ जहाँ भलाई सहयोग करते हैं, वो दूसरी तरफ से क्या करते हैं, वो लोगों को एक दूसरे को दबाने पर या उन पर छीना झपटी में ही लगे रहते हैं। यानी जब तक आप अपनी विशालता बाहुबल के आधार पर जब तक आप किसी पर हमला नहीं करते, बिना कारण के जब आपको अधीन नहीं करते, जब तक आप बड़ी जाति के रूप में नहीं आते। तो हमारे यहाँ जापान की जो मिसाल ली गई है, जापान की जो बात यहाँ की गई है, वो शायद इसी से मिलती जुलती है कि उसने भी विश्व से जो युद्ध किए हैं, इस कारण से उसे भी आज क्या बना दिया है, सभ्य जातियों उसका गण्य बना दिया, यानी उसकी गणना ऐसी जातियों में होने लगी है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। आपने बैलों का भी जिक्र किया होगा, बैलों के बारे में भी मैं अच्छे से परिचित है। तो बैलों के आखिर क्या होता है कि उसे गधे का भाई क्यों बताया गया, कि उसकी भी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से ही है। वो भी खेतों में बहुत महत्वपूर्ण काम में आता है, लेकिन जब तक काम आता है तभी तक उसकी वैल्यू होती है, तभी तक उसकी पूछ होती है। उसके बाद उसे भी पूछा नहीं जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी बैल के बारे में। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। नीचा इसलिए है क्योंकि गधा सबसे ऊपर है। गधा ऊपर इसलिए है क्योंकि वो क्या होता है, कभी भी उस पर अगर अत्याचार होता है तो कभी उसका विरोध ही तक नहीं करता है। जैसा उसको खाने पीने को दिया जाता है, उसी को खा पी के क्या हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ें अपने चेहरे पर प्रदर्शित नहीं करता है। हमेशा एक भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। लेकिन बैलों में ऐसी चीज़ क्या है, होता तो इसका भी कार्य यानी उसका व्यवहार भी उसी तरह गधे की तरह ही किया जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बैल होते हैं जो मारते भी हैं। हमने कई देखे हैं कि या हमारे आस पास बाज़ारों में या हमारे मोहल्लों में भी कई एक दो होते हैं सांड जिनको कहा जाता है, बैल होते हैं, तो वो कहीं किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। और अड़ियल बैल मिल जाए यहीं चलते हर किसी पर ही मारने छीटने पर लगा रहे, तो ये भी देखने में मिलता है। तो यानी ऐसी गुणों के कारण वह क्या है, गधे से उसका स्थान थोड़ा नीचे माना जाता है। लेकिन व्यवहार में देखें तो वो भी क्या है, गधे से कम नहीं है। यानी जो लोग उसकी इज्जत के बारे में अगर बात करें तो वो भी उसी तरीके से बना हुआ है। तो हमारी जो कहानी में है, जब हम बैलों के बारे में जिक्र करेंगे, तो यहाँ जूरी एक नया व्यक्ति है, किसान है या जिसके पास बैल है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा के बारे में, तो उन दोनों बैलों के नाम क्या है, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। यानी पछाई जाति जानवरों में यानी बैलों में इनकी एक किस्म होती है, जो नस्ल होती है, जो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी काफ़ी हष्टपुष्ट और देखने में सुंदर भी थे, और काम करने में फुर्ती थी उनमें। बहुत दिनों साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया। यानी हम भी देखते हैं कि जैसे हम हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं कि हम कई समय तक एक दूसरे के समाज में जब हम साथ रहते हैं तो हमारे में कई तरह का भाईचारा हो जाता है। यानी अब वो चाहे जाति विशेष कोई सी भी हो, लेकिन जब कई समय तक साथ रहते हैं, बातचीत होती है, तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे में हमारा भाईचारा यानी इतना अपनापन बहुत सा हो जाता है। तो ये तो हमारे जानवरों में देखने को मिलता है। अगर आपने घरों में जैसे अधिकतर घरों में जो पालतू जानवर पालते होंगे, जैसे मान लो किसी ने कुत्ता भी पाला है, बिल्ली भी पाली है, अगर घर में दोनों जातियाँ अलग अलग है, दोनों जानवर अलग, लेकिन वो कई समय तक साथ रहते हैं, तो हिल मिल कर रहने लग जाते हैं, यानी कभी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो इन दोनों में भी क्या, जो हीरा और मोती है, तो दोनों में कई समय तक साथ रहने पर दोनों में क्या हो गया, एक तरीका अच्छे से भाईचारा यानी अपनापन। दोनों आमने सामने आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा से मतलब है कि जिसमें बोला नहीं जाता है,
क्योंकि आपने ही देखा था, यह हम जानते हैं कि जानवर कभी भी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जिस उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, ना वह हमारी भाषा समझते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं या कुछ भाव होते हैं जिससे देखकर हम उनके भावों को पता लगा सकते हैं और हमारे भावों को वो पहचान जाते हैं। तो यानी वह मूक भाषा में अपने आचार विचार प्रकट करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनके भावों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस समय वो दिखाते हैं कि उनको कुछ खाना होता है तो किस तरीके से वो अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से गतिविधियों करके वो दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, क्योंकि मनुष्य में भाव को समझना काफ़ी कठिन होता है कि हमारे जो मनुष्य होते हैं कि बिना बोले कोई समझ नहीं सकता है। अगर वो चुपचाप गुमसुम बैठा है तो वो, अगर उसके अंदर कोई पीड़ा है या कोई बात है, तो जब तक वो बोल के नहीं बताएगा तब तक उसे कोई भी समझ नहीं सकता। हम केवल बाहरी शरीर के बाहरी दिखावे से हम समझ थोड़ा सकते हैं कि भाई ये दुख में है, ये सुख में है, लेकिन अंदर कौन सा सुख है कौन सा दुख है ये हम उसे कभी भी पता नहीं कर सकते। जब अपने मुंह से बोलेगा, जब एक भाषा का प्रयोग करके जब हमने मुंह के द्वारा बोल के समझाएगा तब हमें समझ में आता है। लेकिन जानवर तो मुंह से कोई भाषा का प्रयोग भी नहीं करता है कि वो बोल लगे, तो क्या करते हैं कि वे अपने अपने भावों के द्वारा एक दूसरे जीव जो है अपने भावों के द्वारा ही एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अवश्य उनमें तो ऐसी उनमें शक्ति है या गुप्त शक्ति है जो हमारे जो जो हमारे मनुष्य से उनमें श्रेष्ठ होने का दावा करती है, यानी बिना कुछ बोले ही क्या करते हैं, एक दूसरे के भावों को वो अच्छे से समझ पाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर वो सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जानवरों में होता है कि जिसे में हम गायों को भैंसों को पालते हैं, जब वो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो हम भी उन्हें सहला देते हैं, तब उन्हें आनंद लगता है, और वो जब अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए हमें चाट करते हैं, सूंघते हैं, यानी वे अपना मुंह हमारे शरीर पर अड़ाया करते हैं। तो यानी ये अपना क्या करते हैं, प्रेम पर करते हैं। कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, बिगड़े के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। बिगड़े यानी लड़ाई के नहीं, हम देखते हो सींग से सींग भिड़ना मुहावरा होता है, तो सींग से सींग मिला दिया यानी कि लड़ाई में हम देखते हैं कि जब जानवर लड़ाई करते हैं तो अपने सींगों से लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर केवल बिगड़े यानी लड़ाई या अलग होने के हिसाब से नहीं, केवल विनोद के यानी आनंद के, मजाक के लिए, केवल हंसी के लिए। आत्मीय का भाव से, यानी उन दोनों में क्या बनी हुई है, आत्मीयता बनी हुई है। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते गोल गप्पा होने लगता था, यानी दो मित्र भी होते हैं, जैसे साधारण दो मित्र होते हैं तो दोनों मित्रों में काफ़ी हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो उसी तरह दोनों बहनों के अंदर भी, दोनों बहनों में भी ऐसा होता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। तो देखिए, यानी जानवरों में भी कैसे भाव लग रहे हैं कि एक जो मित्र है वो चाह रहा है कि दूसरे का बोझ भी मुझसे ज़्यादा रहे, यानी वह अपने दूसरे मित्र पे ज़्यादा बोझ डलवाना नहीं चाहता था। यानी ये तो हमारे मनुष्यों में भाव होते हैं, कहीं में गहरी दोस्ती जो होती है वो कुछ इसी तरह देखने को मिलती है। यानी वह चाहता है कि इसके दुख तकलीफ ना रहे, मुझे चाहे इसके बदले मुझे दुख तकलीफ उठाने मिले। तो यहाँ तो हमारे जो हीरा मोती है वो दोनों बैल है, जानवर है, लेकिन उनमें भी इस तरीके से जो मानवीय गुण है वो उनमें मौजूद होते हैं कि वे एक से ज़्यादा से बोझ अपने पर उठाने के लिए भी क्या होते हैं, तैयार होते हैं, और ज़्यादातर गर्दन हिला कर यानी इशारा करते हैं कि मुझ पर ज़्यादा बोझ डाला जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। यानी दिन भर तो उनको क्या किया जाता है, गाड़ी से बांधकर उन पर उनसे काम करवाए जाते हैं, यानी गाड़ी पर जो माल डालकर उनको एक जगह दूसरी जगह ले जाया करते थे। तो दिन भर तो उनके काम में उनके गले गर्दन पे क्या लगी रहती थी, गाड़ी लगी रहती थी। लेकिन जैसे शाम को उनको खोला जाता था तो दोनों से एक दूसरे को मिलकर क्या करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, यानी वापस से दोनों क्या हुए, आपस में मिल चुके हैं। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यानी हम नांद देखते हैं जिसमें एक चौकोर सा बनाया पात्र होता है जिसमें जानवरों को खाना डाला जाता है, जो खली भूसा उसे कहा जाता है, जो उनके घास फूस का जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, तो दोनों ही तो साथ उठते हैं और दोनों ही इसमें साथ ही नान में मुंह डालते हैं और साथ ही बैठ जाते हैं। यानी खाने पीने में भी ये नहीं कि अलग अलग, दोनों साथ ही, यानी जो जितना खा रहा है उतना भी वे खाएगा, तो साथ ही उठना बैठना भी लगा रहता था। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी एक के बिना दूसरे को कभी भी अच्छा नहीं लगता था। यानी जो हम पाठ के साथ साथ देख रहे हैं कि इनके थोड़े मानवीय गुण भी हमें नज़र आ रहे हैं कि जैसा मनुष्य में ऐसे गुण नज़र आते हैं कि जब हमारे किसी में गहरी मित्रता हो जाती है, जब दो जने आपस में साथ रहते हैं, इस तरह का उनमें
प्रेम भाव बढ़ जाता है, तो एक दूसरे के सुख को वो महसूस कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक वो दोनों की गतिविधियों को अच्छे से जानते हैं। तो हमारे यहाँ तो दोनों बैल हैं येरा मोती, वो भी कुछ इनकी मित्रता कुछ इसी तरह की है। संयोग की बात, जूरे ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। तो गोई से मतलब होता है यहाँ पे जोड़े से, क्योंकि धीरावती दो बैल है तो दोनों के दो हो गए, तो मतलब यहाँ जोड़ा हो गया। तो बेलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वे समझे कि मालिक ने हमें भेज दिया है, तो अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी जो झूरी यहाँ था उसने अपने साले को क्या किया था, दोनों बैलों की जोड़ी को उसे बेच दिया था या उसको उनको सुपुर्द कर दिया था। तो जब वे बैलों को अब उनके बैलों के अंदर के भाव को तो हम पता नहीं लगा सकते कि दोनों के भाव क्या रहे होंगे, लेकिन जो झूरी का जो साला गया को घर तक ले जाने तक, यानी जोड़ी को घर ले जाने तक क्या आता है, दांतों पसीना आ गया मुहावरा होता है। यानी उसे बहुत कठिनाई हुई इन दोनों बैलों को घर ले जाने, क्योंकि उनको ले जाने के दौरान जो बैलों ने जिस तरीके से अपने असंतोष का भाव प्रकट किया था, यानी वह अपने भाव के द्वारा मना करना चाह रहे थे या वह जाना नहीं चाह रहे थे, जबरन वहाँ उन्हें क्या किया जाता ले जाया जा रहा था, तो वह उसका विरोध प्रकट कर रहे थे। तब अब जब तक घर पर ले गया तब उससे बहुत क्या हुई, परेशानी हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियाँ पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगा, पगहियाँ ना पैरों को पकड़कर, यानी जो रस्सी होती है उसे पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर, यानी आगे खिसकना ही नहीं चाहते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके उकारते, यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज। तो आगे हम अगर इन जानवरों की अगर अंदर की आत्मीयता को अगर महसूस करें, या अगर हम देखें कि अगर ईश्वर उन्हें वाणी दे दे तो शायद वह झूरी से पूछते कि तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यानी जो हमने तुम्हारी इतनी सेवा की तो हमें क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं रखी, यानी हर तरफ से तुम्हारी सेवा करने का क्या किया, पूरा मौका लिया है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते हैं, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि दोनों जो जीव हैं, दोनों जो बैल हैं, वो काफ़ी समय से किसके पास रह रहे थे, वो झूरी के पास रहते। तो झूरी के पास रहते रहते भी वह उन्हें कोई मारता पीटता या ऐसा था नहीं, लगाव अच्छे से रखता था। इस कारण से भी दोनों बैल जो थे उससे भी क्या करने लगे थे, लगाव रखने। दोनों बैल आपस में तो मित्र थे, उसके साथ वह झूरी से भी काफ़ी लगाव रखते थे। तो इनका भी उनसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आगे कि अगर काम नहीं चल रहा था हमारे तरह से तो और काम लेते, तुम्हारी चाकरी मर जाना हमें कबूल था, हमने कभी आपसे दाने चारे की शिकायत नहीं की, जो कुछ खिलाया वह सिर झुका के खा लिया, फिर तुमने हमें उस जालिम के पास क्यों भेजा। लेकिन इसी बीच आगे संध्या को दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचते हैं। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए, यानी जहाँ उनको चारे पानी के लिए, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि एक उनको अनायास ही दूसरी जगह ले जाया गया था जहाँ अब उनका मालिक जो है वो उनके साथ नहीं है। तो ये तो एक कैद वाली स्थिति होगी कि आपको अपने घर से ले जाकर किसी दूसरे घर पहुंचा दिया जाता है। तो नई जगह होने के कारण, नए लोग होने के कारण कभी भी आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी दोनों बैलों की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें भी वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने भी नान में अपना मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे क्या हो गया है, पूरी तरीके से छूट गया है। ये नया घर, ये नया गांव, ये नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी अनजान लगते थे। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो झूरी के पास रहते थे, काफ़ी समय हो गया तो उससे काफ़ी लगाव हो गया था, वे वहाँ के परिवेश से अच्छी तरह से बन चुके थे। तो वहाँ काम भी जितना कराया जाता है वे करते हंस से कर लेते थे। लेकिन अब नई जगह, नए लोग होने से अब क्या लगा, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, उनका दिल भारी सा होने लग गया था। आगे हम अगले वीडियो में पार्ट को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।